हमारे साथ में अर्चना जी हैं। एक फिल्म बनाए हैं। ये फिल्म कहीं न कहीं इंसान की असलियत को दर्शाती है और हम आज जानेंगे इस फिल्म के बारे में। अर्चना जी, चैनल 9 में आपका स्वागत है। जी, थैंक यू सो मच। जो फिल्म आपने बनाए हैं, हमारे दर्शक उसके बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। हाय, मेरा नाम अर्चना है और मैं पिछले 10 साल से टेलीविज़न एक्टर रही हूँ और मेरा लास्ट शो जो मैंने किया था वो कबूल है और उसमें मेरा कैरेक्टर निकत अहमद खान का काफ़ी फेमस हुआ था। और मेरे पति हैं आशीष शर्मा, जिन्होंने लास्ट शो किया है पृथ्वी वल्लभ और उसके पहले उन्होंने किया है सिया के राम, जहाँ पे उन्होंने लॉर्ड राम का कैरेक्टर प्ले किया था। और अब पिछले 2 सालों से मैं अपना प्रोडक्शन हाउस चला रही हूँ जिसका नाम है रचयिता फिल्म्स। और बेसिकली अब मैं पिछले 5 सालों से राइटिंग में हूँ, तो अब मैं फिल्म्स लिखती हूँ और मैंने उड़ीसा में बहुत काम किया है। उड़ीसा रीजनल मार्केट में टेलीविजन में बहुत काम किया है पिछले 5 सालों में। मेरे 4 शोज वहाँ पे चल रहे हैं एज अ राइटर। जो किन्नर होते हैं, जन्मजात उनकी कैसी होती है, उनका जिंदगी कैसा होता है, और जब वो जीते हैं उस लाइफ में आने के बाद इन्हीं सारी चीजों को मेरे ख्याल से आप पिक्चर के माध्यम से लोगों तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, मैं थोड़ा सा डिफर करना चाहूंगी इस पर कि हमारी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो बाय बर्थ किन्नर है। जी हाँ, पर उसकी कहानी बहुत अलग है। हमने ये कहानी एक इंसान की कहानी बताई है। तो जैसे इस फिल्म की कहानी का किन्नर समाज से कोई लेना देना नहीं है। ये प्योरली एक इंडिविजुअल की कहानी है जो एक किन्नर पैदा होता है और बस उसे बचाने के लिए, समाज से बचाने के लिए उसके पिता जो जद्दोजहद करते हैं उसे बचाने के लिए, और जिस वजह से उसे कमरे में बंद रखा जाता है सिर्फ उसे बचाने के लिए। और ऐसा ना हो कि किन्नर समाज वाले आए और उसे ले जाए, क्योंकि बाप को अपने बच्चे से बहुत प्यार होता है, पिता बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चे से, तो वो नहीं चाहते कि वो अलग हो जाए। तो बस ये उस इंडिविजुअल की कहानी है, किरदार की कहानी है जिसका नाम है खेजड़ी। तो खेजड़ी जो है वो 20 साल तक उसे एक ही कमरे में रखा जाता है। पिता उसे बहुत प्यार करते हैं। तो इस फिल्म में हमने ये नहीं दर्शाया है कि किन्नर कैसे होते हैं, कि क्या होता है। बस एक खेजड़ी की कहानी है कि खेजड़ी की जिंदगी 20 साल कैसे रही एक कमरे के अंदर। तो ये जो कहानी जो आपने उठाया वहां से, इसका रीजन क्या है, कारण क्या है? जी, बेसिकली ये कहानी एक शॉर्ट स्टोरी पे बेस्ड है जिसका नाम था संजा, और राइटर थी किरण सिंह जी, लखनऊ की एक टीचर है लखनऊ में। उनकी शॉर्ट स्टोरी पढ़ के मैंने जैसे जब कहानी पढ़ी तो मैं अगेन ये बात कहना चाहूंगी कि मुझे कहीं पे भी वो कहानी एक किन्नर की नहीं लगी, मुझे एक इंसान की लगी। कि एक इंसान को बस उसकी मतलब वो किन्नर है इसलिए उसको 20 साल एक रूम में आपने बंद कर दिया। बस ये कैसा न्याय है उस इंसान के साथ। मुझे उस लिए, क्योंकि जैसे मैं एक बहुत ही रिबेल बच्ची थी जब अपने स्कूल टाइम पे टीनेज में थी, तो मेरे पापा अगर मुझे कहते थे बेटा ये कपड़े मत पहनो, लड़कियों को ये करना होता है, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि क्यों नहीं करूं, मैं मुझे पहनना है शॉर्ट्स, मैं करूंगी लेट नाइट काम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनका हमेशा होता था बेटा समाज क्या बोलेगा, तो मुझे क्या करना है। मुझे हमेशा लगता था कि समाज का क्या लेना देना है मेरी जिंदगी के साथ। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं उतनी केपेबल हूं जितना मेरा भाई केपेबल है। तो मुझे हमेशा थोड़ा सा ट्रैप फील होता था कि ये क्या बात हुई कि मैं लड़की हूं तो मैं ये नहीं कर सकती, हाँ ये नहीं कर सकती या वो नहीं कर सकती। तो जब मैं वो कहानी पढ़ रही थी तो मुझे अपने आप की कहानी दिखाई दे रही थी कि इस कैरेक्टर की क्या गलती है, खेजड़ी की गलती क्या है कि बस वो एक किन्नर पैदा हुई है। तो मैंने उस कहानी को हमेशा वैसे देखा है और इसलिए शायद से मैं वो कहानी लिख भी पाई हूँ, क्योंकि अगर आप कहें कि कहीं से प्रेरित हुए हैं आप, तो मैं प्रेरित इससे हुई हूँ कि हमें क्यों ट्रैप होना है चीजों में। सोसाइटी रूल्स, यस डेफिनेटली हमारे सोसाइटी में रूल्स होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट कुछ कुछ तो हमें भी पता है कि हमारे सोसाइटी रूल्स राइट नहीं है।
तो बहुत हद तक सोसाइटी रूल्स राइट है और कुछ कुछ हमें पता है गलत है। तो उस हिसाब से मुझे लगा वो मेरी प्रेरणा थी कहानी लिखने के लिए, आप अगर पूछे तो। ये कहानी में जो खेजड़ी आप जो कह रहे हैं, खेजड़ी बेसिकली राजस्थान में एक ट्री है, एक झाड़ है, और वो एक लौता ऐसा पेड़ है जो कि डेजर्ट एरिया में बिना पानी के सर्वाइव करता है, और उसका रूट से लेकर कांटे तक हर एक चीज मेडिसिनल है। ये इतना इम्पोर्टेंट पेड़ है, पर वो इतने सारे उसके सप्लाई उसका इतने इजीली अवेलेबल है कि उसकी कोई कीमत नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं करता। कहीं ना कहीं हमारी कहानी इस पेड़ से लेकर मेटाफर है, तो इसलिए हमने फिल्म का नाम भी खेजड़ी रखा है। इस फिल्म को लिखने में कुछ कठिनाइयां हुई आपको? शॉर्ट स्टोरी इतनी बेहतरीन तरीके से लिखी गई थी कि एज सच कठिनाइयां हमें बस ये थी कि वो कहानी उसकी जर्नी 20 साल की कैसे होगी, क्योंकि एक ही रूम में रही है वो, तो 20 साल क्या करती होगी, तो वो सोचने में और वो जॉट डाउन करने में और उसको एलॉबरेट करने, क्योंकि जब आप स्क्रीन प्ले लिखते हैं तो ऑब्वियसली आपको विजुअल्स लिखने पड़ते हैं कि विजुअल क्या होगा, और मैं सेम विजुअल 1.5 घंटा नहीं दिखा सकती, तो वो एक चैलेंज था कि वो 20 साल उसके घर के अंदर की कहानी क्या होगी। एक ही रूम, एक छोटा सा रूम, बस एक छोटे से रूम में रहना। हम स्वदेशी की ब्रांड एम्बेसडर हैं और हम जिम्मेदारी लेते हैं कि आपकी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे और देश के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ये जो फिल्म है कहीं बाहर भी रिलीज हो रही है? जी, अभी हमने जैसे फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में हमारी फिल्म ट्रैवल कर रही है, तो हमारी फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर हुआ था कशिश मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। कशिश में हमारी फिल्म मई में प्रीमियर हुई थी, और कशिश साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा LGBTQ फिल्म फेस्टिवल है। तो लिबर्टी सिनेमा जो बॉम्बे में है, वहां पे हमारी फिल्म प्रीमियर हुई थी और हाउसफुल गई थी और लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा था। फिर लास्ट मंथ हमारी फिल्म जर्मनी में ओपन हुई है, तो हमारी फिल्म खेजड़ी पहली फिल्म है जर्मनी में जो ओपनिंग फिल्म बनी है, फर्स्ट इंडियन फिल्म टू बी द ओपनिंग फिल्म इन अ जर्मन फिल्म फेस्टिवल। और अब 24 नवंबर को हमारी फिल्म डायलॉग्स कैलकाटा LGBTQ फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन हो रही है, और 2019 में जनवरी में हमारी फिल्म ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एशियन कंपटीशन में सिलेक्ट हुई है। तो इस तरीके से ये फिल्म की जर्नी चल रही है, और आगे आगे और जिस तरह से फेस्टिवल में सिलेक्ट होते जाएंगे तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। ये ऐसी कहानी पर्दे पर लाने के पीछे कोई मकसद है, या समाज में छुपा हुआ एक कड़वा सच एक इंसान की जिंदगी को बांध करके रख देना कहीं ना कहीं एक इमोशंस को बाहर लेकर के आता है? क्या है ये? जी, अगर आप मुझे पूछे तो मेरा फर्स्ट थॉट जब ये कहानी पढ़ के यही था कि मैं और मेरे हस्बैंड बहुत क्लियर थे एक पॉइंट पे कि जब हम हमारा प्रोडक्शन हाउस ओपन करेंगे तो हम जो रीजनल राइटर्स हैं जिन्हें मौका नहीं मिलता, जो बॉम्बे नहीं आ सकते हैं पर कमाल राइटर्स होते हैं और कमाल उनके पास कहानियां होती है, हम उन्हें चांस देना चाहते हैं। तो मेरा मोटिव ये फिल्म बनाना, ये कहानी सिलेक्ट करना सबसे पहले तो वही था। और दूसरी चीज यही कि मैंने जब वो कहानी पढ़ी थी तो मुझे उस किरदार से प्यार हो गया था और उस किरदार के लिए मुझे हर इमोशंस फील हुए थे। तो ये मेरा मोटिव था इस कहानी को चूज करना और इस कहानी को फिल्म में बनाना। इसमें जो किरदार हैं कई पात्र होंगे, उसके बारे में बताएं। इस फिल्म में सिर्फ 3 पात्र हैं। खेजड़ी है जो कि किन्नर है, जो कि मेरे हस्बैंड आशीष शर्मा ने प्ले किया है, और इस कैरेक्टर के लिए उन्होंने मतलब जब वो सिया के राम में राम का किरदार निभा रहे थे तो वो ऑलमोस्ट 76 kgs थे, और इस कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म होने के लिए उनके पास सिर्फ 3 से 4 महीने थे, तो उन्हें ऑलमोस्ट 20 से 25 किलो कम करना पड़ा। तो जब वो फाइनल जब शूट कर रहे थे तो वो 56 kgs थे, और
दूसरे कैरेक्टर जो है वो है बैजी, जो कि खेजड़ी के पिता है, और तीसरा कैरेक्टर है मंगल, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फिल्म में। और बाकी सारे जितने भी कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं वो सारे लोकल कास्टिंग हमने सद्दार शहर में शूटिंग की थी। सद्दार शहर के थोड़ा 20 किलोमीटर आगे एक गांव है डानी डुगरी और किकासर, तो वहां से हमने लोकल कास्टिंग की थी। आप एक कलाकार भी हैं और एक राइटर भी, दोनों में क्या फर्क है? बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा। और एक्टर होना ज्यादा इजी है। राइटर का काम देखिए, अगर कहते हैं ना टेस्ट, अगर आप एग्जाम में जो बेसिक मैथ्स ही अगर गलत होगा तो आगे अलजेब्रा ज्योमेट्री कुछ भी कर लीजिए सब गलत ही होता है अगर आपका बेस करेक्ट नहीं हो। तो जो मुझे रियलाइजेशन है कि अगर पेपर पे पन्ने पे आपकी कहानी अगर सही नहीं है तो कोई जितना भी अच्छा डायरेक्टर हो या जितना भी अच्छा एक्टर हो फिल्म नहीं बचा पाएगा। तो एज अ राइटर इट इज आई थिंक हमारे यहाँ पे मैं ये बात बोलना चाहूंगी कि राइटर्स को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती है, पर एक्चुअली देनी चाहिए। क्योंकि वो एक्चुअली सबसे ज्यादा उनके शोल्डर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कि मैंने जब हम बाहर गए हैं तो मैंने देखा है कि वहां पे सिर्फ राइटर्स को तवज्जो मिलती है। तो जैसे अगर वो इंट्रोड्यूस भी करते हैं फिल्म को तो सबसे पहले वो राइटर को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर उसके बाद वो डायरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, फिर एक्टर इंट्रोड्यूस होता है, जो कि हमारे यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है। तो एज एन एक्टर yes, actors have their own challenges, but as a writer it is difficult and you have to be right and आपके दिमाग में इतने सारे थॉट्स आते रहते हैं और आपके दिमाग में इतने सारे ये होता है कि मैंने सही लिखा है कि नहीं, ये क्या ये इमोशन टच करेगा कि नहीं ऑडियंस को, क्योंकि मैं जो लिख रही हूँ वो मुझे लग रहा है कि ऑडियंस को टच करेगा, बट एक्चुअल टेस्ट तभी होता है जब वो टच हो रहा है या नहीं। सो आपका एंड रिजल्ट बहुत टाइम के बाद आता है, राइटर का जो एंड रिजल्ट है वो बहुत टाइम के बाद आता है। सो राइटिंग इज डिफिकल्ट। आपका बचपना कैसा गुजरा और कहाँ गुजरा? मैं बॉम्बे में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ और मैं महाराष्ट्रन क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं कॉन्वेंट स्कूल में मैंने मेरी पढ़ाई की है। एंड मेरा बचपन मैं बहुत ही मतलब रिबेल और क्वेश्चन करने वाली लड़की थी। कभी मैं मेरे पापा मम्मी अगर मुझे कुछ भी पूछते थे तो मेरे पास 10 सवाल होते थे उन्हें पूछने के लिए कि ऐसा क्यों है, ये मुझे ऐसा क्यों करना है, या ये ऐसा क्यों होता है। सो वेरी वेरी क्यूरियस काइंड ऑफ चाइल्ड। एंड फिर मैंने मेरी स्कूलिंग खत्म करने के बाद मैंने बैचलर ऑफ मास मीडिया में मैंने अपना कोर्स किया है। मैं स्पेशलाइज्ड हूँ जर्नलिज्म में। जी, और मैंने मेरा काम TV9 मुंबई में एज एन एंकर शुरू किया था। फिर उसके बाद मैं जी इसमें चली गई थी, जी नेटवर्क में चली गई थी। फिर वहाँ से फिर मुझे उन्होंने न्यूज़ से जिंग जो जी म्यूजिक था वहाँ पे एंकर शिफ्ट किया। फिर वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। आप एक पत्रकार होने के नाते आज जो हमारे बॉलीवुड में फिल्में बन रही है, क्योंकि आप एक राइटर भी हैं, एक एक्टर भी हैं और एक जर्नलिस्ट भी हैं, तो इन तीनों के नजरिया अगर देखा जाए तो अभी जो हमारे इंडस्ट्री में कुछ फिल्में ऐसी बन रही है, शॉर्ट फिल्में, जहां सेंसर नहीं है। आप ये जो फिल्मों जो बनाए जा रहे हैं इसको किस नजर से देखते हैं? क्या ऐसी फिल्में हमारे समाज में बननी चाहिए? देखिए, हमें सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहिए कि उस कहानी में क्या उसकी ज़रूरत है। अगर है एज अ राइटर तो व्हाई नॉट। अगर ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये सिर्फ मेरे ख्याल से सिर्फ इसलिए नहीं है कि ऐसा कि हम जानबूझ के कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसी शॉर्ट फिल्म्स हो कि जानबूझ के किया जा रहा है क्योंकि देखा जा रहा है, कंज्यूम किया जा रहा है इस तरह का कंटेंट। पर बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें आपको जब आप फिल्म देखते हो, क्योंकि वो इतनी ब्यूटीफुल तरीके से लिखी गई होती है और कैरेक्टर्स इतने रिलेटेबल होते हैं कि अगर ऐसे कोई सीन आके चला भी जाता है तो आपको फील भी नहीं होता। तो आई थिंक इट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज दैट सीन फॉर दैट पर्टिकुलर स्टोरी और हाउ इम्पॉर्टेंट इज दैट चंक। वो मेरे हिसाब से उस हिसाब से होना चाहिए। अच्छा, ये जो अभी तो फेस्टिवल में आपकी फिल्में चल रही है ना, इसके बाद
क्या इसको बड़े पर्दे पे भी उतारने का प्लान है? जी, अभी फिलहाल तो जर्नी फिल्म की मई से ही शुरू हुई है, तो अभी जैसे मैंने आपको कहा कि जनवरी तक हमारे पास लाइंड अप है फेस्टिवल्स, और भी होपफुली और 2 महीने में और आ जाएंगे। तो जैसे ही फेस्टिवल हमारा राउंड खत्म होगा, हम इसे यहाँ पे रिलीज करने का प्लान करेंगे। अभी तक कोई प्लान नहीं है। अगर आप मुझे पूछोगे इस वक्त क्या प्लान है, तो मेरे पास कोई प्लान नहीं है। ये फिल्म के बाद कोई और ऐसी कॉन्सेप्ट उठा के ला रहे हैं जो नहीं, इसके बाद मैं एक हॉरर फिल्म लिख रही हूँ और एक हार्टलैंड की कहानी लिख रही हूँ। मैं भी और सीरियस ड्रामा नहीं लिख सकती। अभी मुझे लोगों को डराना है। हाँ, अभी इस खिचड़ी से मैंने लोगों को रुलाया है, अब मुझे मेरी दूसरी फिल्म से लोगों को डराना है। हम स्वदेशी की ब्रांड एम्बेसडर हैं और हम जिम्मेदारी लेते हैं कि आपकी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे और देश के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अभी आपने देखा अर्चना शर्मा द्वारा लिखी गई जो कहानी है, वाकई ही लाजवाब है। हमारे साथ में एक बहुत चर्चित चेहरा आप सभी दर्शक टीवी के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से देखे होंगे, आशीष शर्मा। पर्दे पे भी इन्हें आपने देखा होगा। आज चैनल 9 के माध्यम से आप सभी दर्शकों तक इनसे बातचीत होगी। जो कुछ चीजें लेकर के आ रहे हैं सिनेमा के माध्यम से आप सभी दर्शकों के बीच में, कहीं ना कहीं वो एक मैसेज है हर किसी इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ। मैं थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में मैंने इससे बात किया था, तो सबसे पहले मैं पर्सनल लाइफ में ही आना चाहता हूँ आपके। काफी सीरियल वगैरह करने के बाद में फिल्म भी आपकी आई थी, एक फिल्म मैंने देखा, बालाजी की वो फिल्म थी जी। और वहां से इस तरफ जब मूव किया, अर्चना जी से मुलाकात आपकी कहाँ हुई और कैसे? जी, इतनी बार बता चुका हूँ ना मैं लोगों को। सर मैं फिर से बता देता हूँ जी, बिल्कुल बता देता हूँ मैं जी। मैं इनसे पहली बार मिला था बड़ौदा के जंगलों में जी। मैं वहाँ पर चंद्रगुप्त की शूटिंग कर रहा था और एक दूसरे सीरियल की शूटिंग कर रही थी, और हमने कभी साथ में वैसे काम नहीं किया एक साथ, बट क्योंकि एक ही स्टूडियो था वहाँ पर सभी इकट्ठा रहते थे, और वहीं पे मेरी मुलाकात हुई इनसे पहली बार, और पहले दोस्ती हुई, फिर धीरे धीरे दोस्ती प्यार में तब्दील हुई और फिर शादी हो गई। अभी ये जो फिल्म इन्होंने लिखे हैं, इनके द्वारा लिखी गई कहानी से सर आपको क्या लगता है? वाकई इनकी एक कहानी, और हम देखते हैं मुंबई की सड़कों पे अभी हमें इन्होंने बताया कि हम कार में जब जाते हैं सिग्नल पे खड़े होते हैं, एक गे किन्नरू आते हैं और पैसे मांगते हैं। उनकी जिंदगी और इनके द्वारा लिखी गई कहानी, दोनों में कितनी समानता है? समानता तो नहीं कहूँगा, अंतर कहूँगा। जो बहुत बड़ा अंतर है वो ये है कि आप जो सड़कों पे या ट्रैफिक सिग्नल्स पे या आमतौर पर ज़िंदगी में जो हम किन्नर समाज के लोगों को देखते हैं, वो एक गढ़ी गई परिकल्पना जैसा उनका व्यक्तित्व बनाया गया है। जैसा समाज उन्हें देखना चाहता है वैसा वो बन गए, वैसा या उन्हें बना दिया गया, क्योंकि उन्हें बहिष्कृत किया गया समाज से पहले। तो जीवन यापन के लिए उन्हें कोई जरिया चाहिए, तो जीवन यापन के लिए जो जरिया उन्होंने अपनाया वो यही है। क्योंकि वो बहिष्कृत हैं, तो वो समाज की जो मुख्य धारा है उसके अंदर वो काम नहीं कर सकते या काम पा नहीं सकते, क्योंकि उन्हें पढ़ाई नहीं होती, उनके लिए पढ़ाई लिखाई नहीं होती, शिक्षा उनके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो समानता नहीं है, मैं कहूँगा अंतर है, क्योंकि यही जो सोच है, इसी सोच को के विपरीत और उसकी सच्चाई को दिखाने के लिए, या कि ये जो हमने जो समाज में इन्हें बहिष्कृत किया है उस चीज़ को उजागर करने के लिए ये कहानी, वो चीज़ ये कहानी कहती है कि क्या हो अगर कोई पढ़ लिख ले, इंसान है, पढ़ाई लिखाई कर कर अपने जीवन यापन करेंगे, अच्छा ही करेंगे, समाज की, देश की उन्नति में भागीदार ही होंगे, और तो कुछ नहीं होगा गलत तो उससे। तो वही हमारी कहानी कहती है कि अगर इन्हें एक समाज देखकर, इन्हें एक किन्नर समाज ना देखकर, उन्हें समाज ही देखें जैसा हमारा है, हमारी समाज का ये एक हिस्सा देखें और उन्हें भी वही सब चीज़ें दें जो हम सबके लिए मुहैया हैं, तो क्या उनकी स्थिति बदल सकती है? क्या वो हमारी मुख्य धारा का हिस्सा हो सकते हैं? ज़रूर हो सकते हैं, क्योंकि जो सिर्फ एक चीज़ उनके पास नहीं है वो सिर्फ यही है जो कि बेसिक नेसेसिटी है जीवन की, शिक्षा और एक्सेप्टेंस,
ना समाज उन्हें एक्सेप्ट करता है, ना खुद अपने आप को एक्सेप्ट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके आसपास का माहौल ऐसा है। तो अगर हम उसे बदल दें, हमारे अंदर की जो हमारे, जिसे मैं कहूँगा डीएनए है हमारा, जो अगर हम उसे बदलेंगे तो कुछ बदलेगा। अन्यथा हम चाहे उन्हें सरकार ने थर्ड जेंडर स्टेटस दे दिया है 2014 में, या अभी 377 एक्ट के ऊपर कार्य हुआ है, कितने भी लॉ बना ले, कितने भी रूल बना ले, कुछ नहीं बदलेगा अगर हम स्वयं अपने आप को नहीं बदल सकते। कचरा हम आज भी ऐसे ही फेंकते हैं, टैक्स हम आज भी नहीं भरते हैं। तो रूल सब है हमेशा से, लेकिन उन्हें फॉलो हम तब कर पाएंगे, ट्रैफिक सिग्नल पे गाड़ी तब रुकेगी जब हम रोकेंगे, जब हमारे अंदर उतनी सोच होगी कि नहीं, हमें नहीं जाना। तो वो सोच जब तक नहीं बदलेगी कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना, कुछ नहीं बदल सकता। कहानी के माध्यम से जो सिनेमा पे दिखाया जा रहा है, एक वो जिंदगी, और रियल लाइफ में एक इंसान गे है, एक वो जिंदगी है, तो इंसान ही। हमारा समाज उसे क्यों नहीं एक्सेप्ट करता है? उसको नौकरी नहीं मिलता, उसकी शादी नहीं होती, समाज में मान और सम्मान नहीं मिलता, मंदिर में नहीं जाते, स्कूल में नहीं जाते, किसी तरह से अगर कोई सिफारिश करनी हो तो नहीं होता, और कहीं जॉब अगर वो पाना चाहते हैं तो नहीं मिलता। क्या कारण, क्यों सरवाइव सर? जब कहते हैं कि हम लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं और हमारा देश इतना आगे बढ़ रहा है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे ही समाज का एक अंग है। हम ही जो अपने मानव जो समाज है, और हम ही लोगों के बीच में वो जिंदगी जिया है, पैदा हुआ है और कहीं ना कहीं बड़ा भी हुआ है। तो आखिर हम इतने बड़े तिरस्कार वाली नजरों से कि कहीं भी उसको कोऑपरेट नहीं करते हैं, वाई, क्यों? जी वही तो हम कह रहे हैं ना कब से, इसी फिल्म के माध्यम से वही कहना चाहते हैं कि कोई इंसान अगर हम जेंडर हटा दें उसके आगे से तो सभी समान है फिर। अगर हम, और ये चीज़ हर किसी के साथ है, स्त्री पुरुष के बीच में भी डिस्क्रिमिनेशन है, स्त्री पुरुष या आप जो LGBTQ कम्युनिटी की हम बात करें उनके बीच में भी डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये तो हमारे मुझे इंसानी फितरत है कि हम इसे बदल नहीं सकते, शायद हम सभी ऐसे ही हैं। और सबसे बड़ा जो हमारी सोच है वो ये कि जिस चीज़ को हम जानते नहीं उससे हम डरते हैं, और जिस चीज़ से हम डरते हैं हम उससे या तो दूर भागते हैं या उसे ख़त्म कर देना चाहते हैं। तो शायद क्योंकि अवेयरनेस नहीं, लोग जानते ही नहीं है कि ये होता क्या है, और इसी वजह से उससे या तो दूर रहते हैं, डरते हैं, या उसे मिटा देना चाहते हैं। तो अगर किसी को पता ही नहीं है कि गे होना क्या है, लेस्बियन होना क्या है, ट्रांससेक्सुअल होना क्या है, क्वेयर होना क्या है, तो वो ऑब्वियसली उससे दूर रहेगा जाहिर सी बात है, या उसे मिटा देना चाहेगा, उसके बारे में बात नहीं करना चाहेगा। अगर अवेयरनेस हो, अगर लोग समझें कि ये कुछ नहीं है, लोग पैदा भी ऐसे होते हैं, मतलब बहुत सारी वो हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं कि ऐसा होता है, जैसा ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर उसके बारे में सही तरीके से जानकारी हो, लोग उसके बारे में समझें, जानें, तो मुझे लगता है मुद्दा कहीं ना कहीं जाकर ख़त्म हो सकता है। और जो डिस्क्रिमिनेशन की हम बात कर रहे हैं, देखिए वो तो इतने वर्षों से हमारे अंदर भरा हुआ है कि उसे मिटने में भी उतने ही वर्ष लगने वाले हैं। तो उसके बारे में ना सोचकर, उसके बारे में या तो हम गुस्सा करें या उसके बारे में हम समाज में हाय हाय करें, उससे बेहतर है कि उसको भूल जाएं और एक बेहतर समाज की ओर अपना ध्यान लगाएं, अपनी एनर्जीज वहाँ लगाएं, पॉजिटिव तरीकों जगहों पर लगाएं कि जो लोग कर रहे हैं वो तो करते रहेंगे, आगे की जनरेशन क्या करे, हमें उस पर काम करना चाहिए। हम किसी 60 साल के इंसान को थूक पीट कर बजाकर नहीं समझा सकते भाई कि ये गलत है या ये सही है। जो नई जनरेशन पनप रही है, हम उसको एजुकेट कर सकते हैं, सेंसिटाइज कर सकते हैं, शिक्षित कर सकते हैं कि ये चीज़ सही है, आप इसको, इस चीज़ की तरफ ध्यान दें, बजाय इसके कि जो खट गया इस पर जाने देते हैं। आगे कंस्ट्रक्टिव कैसे कर सकते हैं उस पर बात करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। सिया के राम यहाँ है और बाजू में सिया भी बैठे हैं। बड़े ही दिलचस्प मौके पे हम लोग इनसे मुलाकात कर रहे हैं। सर, एक तो पर्दे पे आपने जो कैरेक्टर निभाए, सिया, राम, अभी रियल में राम इधर बैठे हैं और सिया इधर बैठे हैं। सर, ये दोनों की जो लाइफ है, एक पर्दे पर वाली जो लाइफ रही और एक रियल में जो लाइफ रही, दोनों में कुछ कठिनाई होती है, कभी कभी नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा, क्योंकि पर्दे पर वाला लड़ाई झगड़ा और यहाँ वाला लड़ाई झगड़े में बहुत फर्क है। जी, अगर बोलूँगा नहीं होती तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा झूठा कहलाऊंगा। जी 100% सब में होती है, अनबन तो हर मियाँ बीवी में होती है और दो इंडिविजुअल्स में भी होती है, दोस्तों में भी होती है। तो क्योंकि हम मियाँ बीवी से ज़्यादा दोस्त हैं एक दूसरे के, और
जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं थैंकफुली हम उसे सुलझा लेते हैं, क्योंकि हम दूसरे से हर चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। आई थिंक जो सबसे बड़ा एक क्या कहेंगे उसे, एक सबसे बड़ा गुण कह लें या एक सबसे बड़ी सी चीज़ कह लें कि आपको एक दाम्पत्य जीवन में चाहिए, वो मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन होता है। कि आप एक दूसरे से हर चीज़ के बारे में बात कर लें। ज़्यादा मामले तो उधर ही सुलझ जाते हैं अगर आपने उसके बारे में दो मैच्योर लोगों की तरह बात कर ली। तो आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि आप कम्युनिकेशन रखें एक दूसरे के बीच में, और अनबन तो होती है, सब जगह होती है। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे किस बारे में? राम के बारे में? राम के बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि बहुत ही मेहनती एक्टर है, और मेरी पहली फिल्म थी एज अ राइटर एंड प्रोड्यूसर। मैं बहुत खुश थी कि मैंने इन्हें कास्ट किया, क्योंकि इन्होंने 100% दिया है फिल्म में। जैसे मैंने आपको बताया था कि इन्होंने वेट लूज किया है, और वो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने बहुत मेहनत से किया है। तो मतलब मैं यही कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छे एक्टर हैं और कुछ नहीं। तो देखा आपने, बहुत ही दिलचस्प कहानी लेकर के अर्चना शर्मा और आशीष शर्मा, रियल लाइफ में हस्बैंड वाइफ और रियल लाइफ में एक्टर्स। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सच का साइन चैनल।